हेलो स्टूडेंट्स, सीए इंटर लॉ में ये आईसीआई के पिछले एक साल के क्वेश्चंस हैं जिनको हम सॉल्व कर रहे हैं। सबसे पहला देखो चैप्टर 2 इनकॉर्पोरेशन ऑफ कंपनी। राम प्राइवेट लिमिटेड लक्ष्मण प्राइवेट लिमिटेड की होल्डिंग कंपनी, ठीक है। अब उसके बाद कहते हैं इसमें बीओडी क्या चाहता है, लक्ष्मण प्राइवेट लिमिटेड का इसको स्मॉल कंपनी का स्टेटस देना चाहता है। होल्डिंग सब्सिडी रिलेशनशिप पर आते ही स्मॉल कंपनी का कॉन्सेप्ट खत्म है। अब फर्क नहीं पड़ता कि लक्ष्मण प्राइवेट लिमिटेड का टर्नओवर 1.80 करोड़ है, पेड अप कैपिटल 80 लाख है, मतलब 4 करोड़ 40 करोड़ की लिमिट में वो होल्डिंग सब्सिडी की रिलेशनशिप इसको खत्म कर रही है। आगे बढ़ते हैं। सेकंड देखो, ओपीसी का जो कंफ्यूजन था ना, वेदर रेजिडेंट इन इंडिया और अदरवाइज, आईसीए ने उसका इंटर में एकदम नया क्वेश्चन बनाया, मतलब नया आंसर दे दिया। क्वेश्चन तो वही पुराना है। प्रशांत ओपीसी बना रहा है, सिस्टर प्रिया को इसने नॉमिनी बना दिया। प्रिया इंडियन सिटीजन है, कानपुर में पैदा हुई। अब प्रिया की शादी कहते हैं इसमें होने के बाद वो अपने हस्बैंड के साथ इंडिया परमानेंटली छोड़ के जा रही है, ठीक है। अब वो नॉमिनी वाली अपनी कंसेंट क्या कर रही है, विड्रॉ। तो सबसे पहला, अगर प्रिया परमानेंटली इंडिया छोड़ के जा रही है तो क्या उसके लिए मैंडेटरी है कि अपना नॉमिनेशन विड्रॉ करे? तो पहले तो आईसीए ने सीधा आंसर दे रखा था यस, पर अब आईसीए ने आंसर बना दिया कंडीशनल। सर अगर वो फॉरेन में कहते हैं इसमें रहने के बाद भी अपनी सिटीजनशिप मेंटेन कर ले, मतलब फॉरेन की सिटीजनशिप नहीं ले, आज भी इंडिया की सिटीजन रहे, तो फिर हमें कोई दिक्कत नहीं है, वो कंटिन्यू कहते हैं इसमें कर सकती है, ठीक है। अगर प्रिया ने अपना नॉमिनेशन विड्रॉ कर लिया तो क्या प्रसाद कहता है माइनर सन रोशांग को नॉमिनी बना सकता है? नो। चाहे नॉमिनी हो, चाहे सोल पर्सन, नेचुरल पर्सन, मेजर, सिटीजन ऑफ इंडिया, अब रेजिडेंट इन इंडिया है नहीं, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। तो इन्होंने देखो थोड़ा आंसर पढ़ के क्लैरिटी दी है। If Priya is able to maintain her Indian citizenship status in India after moving abroad, वो स्टिल क्या रह सकती है, उसमें नॉमिनी रह सकती है। चलो ये क्वेश्चन पहले पढ़ो, फिर मैं इसको सॉल्व कराता हूं। देखो क्रॉस लिमिटेड है, वो कंपनीज एक्ट 1956 में बनी, और अब आ गया 13। तो क्या कंपनीज एक्ट 13 इस पे एप्लीकेबल है? बिल्कुल। XYZ प्राइवेट लिमिटेड हैज इश्यूड 1 लाख कन्वर्टेबल प्रेफरेंस शेयर्स। अब इसमें देखो काम की चीज क्या है, कैरिंग राइट टू वोट, तो मतलब प्रेफरेंस शेयर्स पे भी वोटिंग राइट्स है, ऑफ 100 ईच, और 10 लाख इक्विटी शेयर्स ऑफ 10 ईच फुल्ली पेड अप। मतलब प्रेफरेंस कैपिटल 1 लाख मल्टीप्लाई बाय 100 तो कितनी हो गई? 1 करोड़। इक्विटी शेयर्स 10 लाख मल्टीप्लाई बाय 10 मतलब 1 करोड़, दोनों 1-1 करोड़ है। क्रॉस लिमिटेड के पास ऑल द प्रेफरेंस शेयर्स, मतलब 1 करोड़ के तो प्रेफरेंस शेयर्स हो गए, एंड 1 लाख इक्विटी शेयर्स मतलब 10 लाख के इक्विटी शेयर्स हो गए, किसके? XYZ प्राइवेट लिमिटेड के। तो क्या XYZ प्राइवेट लिमिटेड एक पब्लिक कंपनी है? पब्लिक कंपनी की सब्सिडरी कंपनी क्या होती है? पब्लिक कंपनी। अब सब्सिडरी कंपनी का क्राइटेरिया में एक तो कंपोजिशन ऑफ बीओडी का कंट्रोल है, वो अभी है नहीं। दूसरा क्राइटेरिया क्या था? मोर देन हाफ ऑफ टोटल वोटिंग पावर। अब इसकी टोटल वोटिंग पावर कितनी है? 1 करोड़ के प्रेफरेंस शेयर्स, 1 करोड़ के इक्विटी शेयर्स मतलब 2 करोड़। मोर देन हाफ किस पे बनेगा? 1 करोड़ से ज्यादा। प्रेफरेंस शेयर्स के पास वोटिंग राइट नहीं होते तो आंसर लगता, पर इसने कहा है, तो 1 करोड़ प्लस 10 लाख, तो मोर देन हाफ हो गया? नहीं, बिल्कुल। तो इसका मतलब XYZ प्राइवेट लिमिटेड इज सब्सिडरी ऑफ क्रॉस लिमिटेड, एंड क्रॉस लिमिटेड इज अ पब्लिक कंपनी। सब्सिडरी कंपनी ऑफ अ पब्लिक कंपनी इज आल्सो अ पब्लिक कंपनी। खैर, ये आपका में
24 में आया हुआ मेन एग्जाम का क्वेश्चन है, सेक्शन 48 का। एमएनआर लिमिटेड ने ये इक्विटी शेयर इश्यू किए, क्लास 1 इक्विटी शेयर्स, क्लास 2 इक्विटी शेयर्स। अब ये क्लास 2 को क्या करना चाहती है, क्लास 2 के इक्विटी शेयर्स के वोटिंग राइट्स चेंज करना चाहती है। तो क्लास 2 के कितने इक्विटी शेयर्स इश्यूड है, 50,000, ठीक है। अगर चेंज करना है तो सेक्शन 48 क्या कहता है, 3/4 की रिटर्न कंसेंट या एसआर। अब इसका 3/4 क्या बना, 37,500, ठीक है। इसने कंसेंट लिए कितनों की, 40,000 की, तो मतलब ये क्राइटेरिया तो फुलफिल हो गया, तो चेंज तो हो सकता है। अब इस चेंज को ऑब्जेक्ट किया किसने, 4,500 ने। डिसेंटिंग शेयर होल्डर सेक्शन 48 पढ़ के देखना कितने चाहिए, 10%, और ये 10% नहीं है, तो ट्रिब्यूनल इनकी बात सुनेगी नहीं। ये बोनस इश्यू का एक थ्योरेटिकल क्वेश्चन भी आया था। अब बोनस शेयर इज अ डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ कैपिटलाइज्ड अनडिवाइडेड प्रॉफिट हैविंग एन आइडेंटिटी एंड वैल्यू कैपेबल ऑफ बीइंग बॉट एंड सोल्ड। अब ये बता रहा है बोनस शेयर इश्यू करने के प्री रिक्विजिट्स क्या है। शोर्स बता दो, एओए का प्रोविजन, पहले बीओडी की रिकमेंडेशन, फिर जनरल मीटिंग में कहते हैं इसमें अप्रूवल, पार्टली पेड अप शेयर्स को फुल्ली पेड अप बनाना है, आपने कहते हैं इसमें डेब्ट सिक्योरिटीज और की पेमेंट में कोई डिफॉल्ट नहीं की है, एम्प्लॉयज के स्टैट्यूटरी ड्यूज क्लियर करने में कोई डिफॉल्ट नहीं की है, बोनस इश्यू नॉर्मली डिविडेंड के बदले में नहीं लाया जाता, वो थ्योरी लिखनी है। डिपॉजिट में देखो, एक पब्लिक कंपनी की नेटवर्थ 110 करोड़ है, टर्नओवर 450 करोड़, टर्नओवर फुलफिल नहीं है पर नेटवर्थ फुलफिल है, तो ये कौन सी कंपनी होगी, एलिजिबल पब्लिक कंपनी। ये डिपॉजिट लेना चाहती है पब्लिक से, ले सकती है नहीं, बिल्कुल। कोई पूछे कितना परसेंट, 10% ऑफ पेड अप कैपिटल प्लस फ्री रिजर्व प्लस एसपी अकाउंट। एनओपी लिमिटेड, इसकी नेटवर्थ बता रहा है 90 करोड़, तो मतलब नेटवर्थ का तो काम नहीं हुआ, और टर्नओवर बता रहा है 510 करोड़, मतलब काम हो गया। तो ये भी कौन सी कंपनी है, एलिजिबल कंपनी। कंपनी डिपॉजिट लेना चाहती है 1 Feb 24 को, जिसकी रीपेमेंट होगी 30 सितंबर, कहते हैं इसमें 28 नहीं। डिपॉजिट मैक्स कितने टाइम के होते हैं, 36 मंथ्स, ये 36 मंथ से ज्यादा है। पब्लिक से लो, उसमें हमें कोई दिक्कत नहीं है। कंपनी ने लोन लिया है 1.5 करोड़ का अपने डायरेक्टर से, और वो 24 मंथ्स के बाद रीपेबल है, कोई दिक्कत नहीं। डायरेक्टर ने ये डिक्लेरेशन दे दी कि पैसा उसका खुद का है, उसने किसी से कोई बोरोइंग कहते हैं इसमें नहीं की है, ठीक है, तो ये भी सही बात है। तो सबसे पहला, क्या कंपनी एलिजिबल है पब्लिक से डिपॉजिट लेने के लिए, बिल्कुल। अब कितने टेन्योर के ले सकती है, मैक्स 36 मंथ्स। फिर जो डायरेक्टर से लोन लिया, क्या वो डिपॉजिट है, नहीं। पब्लिक कंपनी डायरेक्टर से जो लोन ले रही है, प्राइवेट कंपनी डायरेक्टर या उसके रिलेटिव से जो लोन ले रही है, वो डिपॉजिट नहीं होता। फ्लोटिंग चार्ज और ये कब क्रिस्टलाइज हो जाएगा, अगर कंपनी अपनी करंट एसेट्स जो हाइपोथेकेशन डीड में स्पेसिफाइड है उसकी सिक्योरिटी पे लोन ले रही है, उसको हम क्या बोलते हैं, फ्लोटिंग चार्ज। क्रिस्टलाइज कब हो जाएगा, जब कंपनी का वाइंडिंग अप चालू हो जाए, कंपनी को बिजनेस करने से सीज कर दिया जाए, क्योंकि अब नया तो कोई एसेट्स आएगी नहीं, या कंपनी चार्ज की टर्म्स एंड कंडीशन फॉलो नहीं करती और क्रेडिटर सिक्योरिटी इंटरेस्ट को एनफोर्स कर लेता है। फिर इंस्पेक्शन ऑफ रजिस्टर ऑफ चार्ज एंड इंस्ट्रूमेंट ऑफ चार्ज, मेंबर्स क्रेडिटर्स पॉकेट में कर लेंगे बिजनेस आवर्स में, आउटसाइडर को क्या करनी होगी, प्रेस्क्राइब्ड फीस देनी पड़ेगी। चैप्टर 7, मिस्टर एम और पी जॉइंट शेयर होल्डर है, चलो अच्छी बात है। एक स्पेशल बिजनेस के ऊपर दोनों के व्यूज में कॉन्फ्लिक्ट है, तो किसका वोट वैलिड होगा, जॉइंट शेयर होल्डर में वैसे तो वो कॉन्करिंग वोटिंग होते हैं, पर अगर कल को कॉन्फ्लिक्ट हो जाए तो किसका वोट वैलिड होगा, हुज नेम अपीयर्ड फर्स्ट इन आरओएम। एल लिमिटेड एक पब्लिक कंपनी है, नहीं, क्यूएल लिमिटेड एक पब्लिक कंपनी है, वो सूरत में बनी, ठीक है, 1200 मेंबर है, चलो अच्छी बात है। इसने एक जनरल मीटिंग बुलाई जिसमें 14 मेंबर्स प्रेजेंट इन पर्सन है। मिस्टर मोहन वाज एक्टिंग एज ऑथराइज्ड रिप्रेजेंटेटिव ऑफ टू बॉडी कॉर्पोरेट। इन्होंने आगे एक एजम्पशन दी है कि 14 में मोहन भी है,
मोहन दो बॉडी कॉर्पोरेट को रिप्रेजेंट कर रहा है, तो पहले ऐसे करो, 14 में -1 तो बचे कितने 13। अब एक ले आओ किसको, उस मोहन को, मोहन दो को रिप्रेजेंट कर रहा है तो कितना हो गया 2, तो 15। तो मीटिंग में 15 बंदे आ गए। कंपनी कौन सी है, पब्लिक। कितने मेंबर्स है 1200। तो हम कॉरम के कौन से स्लैब पर है, सेकंड वाले। कॉरम किससे बन जाता है, 15 से 15 आ गए। अब एक इंपॉर्टेंट मेंबर श्याम नहीं आया, चेयरमैन मिस्टर राही ने मीटिंग को एडजॉर्न कर दिया कि श्याम नहीं आया। हमें दर्द दिमाग खराब है, कॉरम आ गया ना, इंपॉर्टेंट मेंबर आए नहीं है, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। तो क्या रिक्विजिट कॉरम कितने से प्रेजेंट है, बिल्कुल। क्या मीटिंग को एडजॉर्न किया जा सकता है, बिल्कुल नहीं। एलकेजे लिमिटेड एक कंपनी है जिसमें 3500 मेंबर्स है। मीटिंग बुलाए 6/5/23 को 2 PM, सही बात है। रिक्वायर्ड क्वारम प्रेजेंट नहीं था, चलो अच्छी बात है। तो मीटिंग को आपने क्या कर दिया, एडजॉर्न कर दिया नेक्स्ट वीक, सेम डे सेम टाइम, चलो उसमें भी कोई दिक्कत नहीं। तो सबसे पहला, अगर इस मीटिंग में दो ही मेंबर इन पर्सन आते 13/5/23 को, तो क्या मीटिंग एडजॉर्न कर सकते हैं? देखो, एडजॉर्न मीटिंग को फिर से एडजॉर्न नहीं करते, और एडजॉर्न मीटिंग में क्वारम चाहिए भी नहीं, नॉर्मल मीटिंग में चाहिए। अब इसमें ये जो दूसरा पार्ट है, ये केयरफुली रीड करो, फिर मैं इसको एक्सप्लेन करता हूं। देखो ये क्या कह रहा है, मान लो 6/5 को जो मीटिंग बुलाई उसमें 16 मेंबर्स आ गए, लेकिन चेयरमैन ओइंग टू द अनरूली बिहेवियर ऑफ सम मेंबर्स, उसने मीटिंग को एडजॉर्न कर दिया अगले सप्ताह, और अगले सप्ताह उस मीटिंग में 3 मेंबर्स आए, तो मीटिंग का क्या होगा? मीटिंग एडजॉर्न किस वजह से होती है, क्वारम ना आने की वजह से, तो एडजॉर्न मीटिंग में क्वारम नहीं चाहिए। पर मीटिंग एडजॉर्न या क्वारम की वजह से नहीं हुई है, तब तो एडजॉर्न मीटिंग में भी क्वारम चाहिए था, ये ध्यान रख लेना। और 3 से क्वारम नहीं बनेगा, क्योंकि 3800 मेंबर्स है तो 15 से बनता, तो मीटिंग वैलिडली हेल्ड नहीं हुई। अगर मीटिंग रिक्वेस्ट ने बुलाई होती है, क्वारम नहीं आता, तो क्या होगा, मीटिंग कैंसिल हो जाएगी। फिर आगे देखो, प्रकाश और उसके फ्रेंड इस पब्लिक कंपनी के मेंबर है जिसकी पेड अप कैपिटल 1 करोड़ है, चलो अच्छी बात है। वो अपने साइड से एक रेजोल्यूशन प्रपोज करना चाहते हैं फोर्थ कमिंग मीटिंग में। सेक्शन 111 कितने परसेंट होने चाहिए, सेक्शन 100 वाले, 100 वाले कितने हैं 10%, तो मतलब 10 लाख वाले, ठीक है। तो उनके पास कितने मिनिमम पेड अप कैपिटल होनी चाहिए, 10 लाख की, 10 लाख। फिर क्या अदर रिक्वायरमेंट्स है, भाई देखो, सर्कुलेशन ऑफ मेंबर्स रेजोल्यूशन में 2 कॉपी जिस पे उनके साइन और एस्टिमेटेड जो फीस है वो कंपनी को जमा करा दो। अगर रेजोल्यूशन है तो मीटिंग से एटलीस्ट 6 वीक्स बिफोर जमा कराना, नहीं होता तो 2 वीक्स बिफोर जमा करा सकते हैं। ओम लिमिटेड ने मेंबर्स को मीटिंग का नोटिस भेजा। नोटिस में कहा गया कि सर इन बातों पर डिस्कशन होगा। चलो, आप ऑथराइज कैपिटल इंक्रीज करना चाहते हो, कौन सा बिजनेस है, ऑर्डिनरी स्पेशल, ऑर्डिनरी फिक्स फोर्थ है, एफएस डिविडेंड डायरेक्टर ऑडिटर, क्या ये वो है, तो ये स्पेशल बिजनेस है। क्या देना चाहिए, एक्सप्लेनेटरी स्टेटमेंट, वरना नोटिस इनवैलिड है। दूसरा, अपॉइंटमेंट एंड फिक्सेशन ऑफ रेम्युनरेशन ऑफ प्रमोद एज स्टैट्यूटरी ऑडिटर। ऑडिटर तो ऑर्डिनरी बिजनेस है, इसमें कोई एक्सप्लेनेटरी स्टेटमेंट नहीं चाहिए। ये भी मई 24 का आया हुआ क्वेश्चन है, इन डिविडेंड के ऊपर है। बीओडी रिकमेंड कर रहा है कितना डिविडेंड, 50 लाख आफ्टर अ गैप ऑफ 8 इयर्स।
मतलब पिछले 3 सालों में कोई डिविडेंड नहीं दिया गया। डिविडेंड आप पार्सली किससे देना चाहते हो? करंट ईयर प्रॉफिट 16 लाख और कंपनी के एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट है 170 लाख, जो 25% ऑफ टोटल शेयर कैपिटल है। अगर 25% 170 लाख है तो 100% कितना हुआ? 680 लाख। तो कंपनी की टोटल शेयर कैपिटल कितनी हो गई? 680 लैक्स। ठीक है, अब आपको बताना है डिविडेंड आप इनएडिक्वेट प्रॉफिट के केस में कैसे दे सकते हो। भाई बात इतनी सी है, करंट ईयर में मामला है 16 लाख, आप डिविडेंड देना चाहते हो 50 लाख, तो आप टारगेट कर रहे हो रिजर्व्स को। तो रूल 3 की पहली कंडीशन एप्लीकेबल नहीं होगी, मैक्स रेट ऑफ डिविडेंड। क्यों नहीं होगी? क्योंकि देखो आपने पिछले 8 इयर्स में डिविडेंड दिए नहीं, तो एवरेज कैसे निकलेगी। सेकंड कंडीशन आप 10% दे सकते थे। 10% किसका? पेड अप कैपिटल प्लस फ्री रिजर्व्स, 680 प्लस 170 मतलब 850। तो आप 10% निकालो तो कितना हुआ? 85 लाख। तो मतलब 50 लाख का डिविडेंड दिया जा सकता है। कंडीशन थर्ड एप्लीकेबल नहीं होगी क्योंकि करंट ईयर में लॉस नहीं है। कंडीशन 4, हाँ इसमें ध्यान रखना, एक चेंज कहते हैं इसमें इन्होंने दिया है, शायद आपके एग्जाम में काम ना करे। मैंने आप लोगों को क्लास में क्या लिखवाया कि आप कहते हैं इसमें मिनिमम बैलेंस इन फ्री रिजर्व्स जो 15% ऑफ पेड अप कैपिटल है, उसमें कैसे कैलकुलेशन करते हैं हम लोग? जो डिविडेंड का एक्चुअल अमाउंट है वो उसमें से हम लेस कर देते हैं। इन्होंने नए वाले मॉड्यूल के अंदर क्या किया है, जो 10% आपने निकाला था उस पूरे को लेस कर रहे हैं। मतलब करंट ईयर के कहते हैं इसमें लॉस और कहते हैं इसमें डिविडेंड का पैसा, दोनों जो 10% थे। पर इस क्वेश्चन में लॉस वाला तो एंगल है ही नहीं, तो सीधा 15% निकाल लो इसका पेड अप कैपिटल का। अब 680 का 15% हमें निकालना है, तो 10% कितना हुआ? 68। 5% और जोड़ दो 34, तो 68 प्लस 34 मतलब 102 समथिंग हो गया दिखता है। इतना रिजर्व्स में बैलेंस बचना चाहिए। तो इसने देखो सॉल्यूशन दिया है। पहला 680 लाख पेड अप कैपिटल बनाई, फिर दूसरा इसने का कंडीशन 1 एप्लीकेबल नहीं होगी, कंडीशन 2 मैट हो रही है। 850 लाख का मतलब आप 85 लाख दे सकते हो और आप 50 देने जा रहे हो। तीसरा कह रहा है कि कंडीशन 3 भी एप्लीकेबल नहीं है क्योंकि आपको करंट ईयर में प्रॉफिट है। चौथा कह रहा है 170 लाख है, ठीक है। अब 16 लाख करंट ईयर का प्रॉफिट था, तो रिजर्व से कितना निकालना है? 50 लाख में 34 लाख, तो बच कितने गए? 136 लाख। और 15% कितना था? 102 लाख। ये भी कंडीशन क्या हो रही है? मैट हो रही है। चैप्टर 9, इनकम टैक्स अथॉरिटी हैज गैदर्ड सम इंफॉर्मेशन and is of the view that there has been a manipulation of accounts. चलो अच्छी बात है। Statutory body intends to get their accounts reopened, तो ये तो सेक्शन 130 है। Statutory provision governing the issue of reopening of accounts by income tax authority, तो इनकम टैक्स अथॉरिटी किसके पास जाएगी? कोर्ट या ट्रिब्यूनल के पास। कितने सालों के अकाउंट्स खुलवा सकती है? 8 ईयर्स। 130 की बात करें, और कोर्ट और ट्रिब्यूनल फिर कंपनी को ऑर्डर दे देगा। वॉलेंटरी रिवीजन ऑफ फाइनेंशियल रिपोर्ट, स्टेटमेंट ऑफ बोर्ड्स रिपोर्ट बाय बीओडी, ये तो पिछले 3 इमीडिएट प्रेसिडिंग फाइनेंशियल ईयर साल में एक बार। कितने सालों के? 3। तो ये 130 था और ये दोनों क्या है? 131। खैर, एबीसी प्राइवेट लिमिटेड लास्ट 2 ईयर से ऑपरेशनल है, इनकॉर्पोरेटेड विद सबमिशन ऑफ फॉल्स इंफॉर्मेशन। देखो ये क्वेश्चन चैप्टर 9 में यहाँ गलत आ गया है, ये चैप्टर 2 का क्वेश्चन है। और आपने फैक्ट छिपा कर कहते हैं इनकॉर्पोरेशन कर लिया, तो ट्रिब्यूनल के पास कहते हैं मैटर जाएगा। ट्रिब्यूनल क्या क्या ऑर्डर दे सकती है फ्यूचर में आपके अफेयर्स रेगुलेट कहते हैं इसमें करने का, फिर एमओए चेंज करने का, मेंबर्स की लायबिलिटी अनलिमिटेड बना देने का, अगर कंपनी का बिजनेस शुरू नहीं हुआ है तो आरओसी से कह दो नाम हटा दो, बिजनेस शुरू हो गया तो वाइंडिंग अप का ऑर्डर। पर इसके लिए पहले पार्टीज को सुनना पड़ेगा। केस स्टडी देखो कहते हैं इसमें, केस स्टडी का अपना पहला बेसिक है, सीधा एस से सॉल्व करो। तेजस लिमिटेड डिसाइड टू इश्यू 1 लाख प्रेफरेंस शेयर्स ऑफ 100 each to existing shareholder. From the option given below choose the one जो मैक्सिमम पीरियड है जो परमिट कर रहा है रिडेम्पशन ऑफ प्रेफरेंस शेयर्स। देखो प्रेफरेंस शेयर्स रिडीम करने के लिए या तो इंफ्रा प्रोजेक्ट है या नॉर्मल प्रोजेक्ट है।
अब इस तेजस लिमिटेड, तेजस इंफ्रा, तो मतलब ये 30 इयर्स के इश्यू कर सकती है। 21st ईयर से 10% पैसा आपको क्या करना होगा, लौटाना पड़ेगा। तो देखो ये इंफ्रास्ट्रक्चर एक्टिविटी में इन्वॉल्व है, पर इसको 10% प्रेफरेंस शेयर्स पर ईयर कमेंसिंग फ्रॉम 21st ईयर क्या करना होगा, रिडीम कहते हैं इसमें करने का ऑप्शन देना है। तो आंसर ये है। ये कह रहा है कि भाई तेजस टर्न, इसका कंपनी का टर्नओवर कितना है, 3600 करोड़, नेटवर्थ कितनी है, 550 करोड़, तो सीएसआर तो लग गया। तो अब ये क्या कह रहा है, थर्ड क्राइटेरिया क्या है, देखो नेटवर्थ कहते हैं इसमें कितनी चाहिए थी, 550 करोड़ और मोर, टर्नओवर कितना चाहिए था, 1000 करोड़ और मोर, थर्ड क्राइटेरिया क्या है, नेट प्रॉफिट कितने चाहिए, 5 करोड़। ऐसे क्वेश्चन एग्जाम में आ जाए तो आप लोग के मजे हो जाएंगे। फिर ये कह रहा है कि क्या इसके लिए मैंडेटरी है प्रेफरेंस शेयर्स को रिडीम करना, बिल्कुल। तो इसके लिए शोर्स क्या होंगे, प्रेफरेंस शेयर्स रिडीम किससे हो सकते हैं, आउट ऑफ प्रॉफिट, आउट ऑफ प्रोसीड्स ऑफ इश्यू ऑफ फ्रेश शेयर्स, तो आउट ऑफ प्रॉफिट भी है, आउट ऑफ प्रोसीड्स ऑफ फ्रेश इश्यू ऑफ शेयर्स है, तो आंसर सी। अब इस कंपनी की सीएसआर कमेटी किससे बनेगी, तो देखो पहले चेक करो इसके बीओडी में कौन कौन है। इंडिपेंडेंट डायरेक्टर है या नहीं, इतना सा चेक कर लो। ये ना, तो जब इंडिपेंडेंट डायरेक्टर है तो सीएसआर कमेटी किससे बनती है, 3 और मोर डायरेक्टर, जिसमें से एक कौन होगा, इंडिपेंडेंट डायरेक्टर। और अगर इंडिपेंडेंट डायरेक्टर नहीं होता तो फिर 2 से बनती। तो अब इसमें आंसर क्या आएगा, मिनिमम 3 डायरेक्टर्स, जिसमें से 1 कौन होगा, इंडिपेंडेंट डायरेक्टर। चैप्टर 10, स्टेलवर्थ लिमिटेड एक लिस्टेड कंपनी है, पेड अप कैपिटल 11 करोड़ है, ठीक है। ऑडिट कमेटी है, बिल्कुल। नेक्स्ट एजीएम होने वाली है। अब यहाँ मेन पार्ट है, बीओडी डिसएग्रीड है ऑडिट कमेटी की रिकमेंडेशन से, और उसने मैटर वापस रेफर बैक कर दिया किसको, ऑडिट कमेटी को। ऑडिट कमेटी कहती है देखो सर, जो मैंने कह दिया वो चलेगा, तो मतलब बीओडी और ऑडिट कमेटी आपस में लड़ रहे हैं। तो ये पूछ रहा है बीओडी को क्या कोर्स ऑफ एक्शन लेना चाहिए इस डेडलॉक को खत्म करने के लिए। देखो बीओडी ने मैटर रेफर बैक कर दिया, ऑडिट कमेटी पहली वाली रिकमेंडेशन विड्रॉ करके नया रिकमेंडेशन दे दे तो अच्छी बात है, नहीं तो बीओडी अपने साइड से नाम किसको रिकमेंड कर देगा, एजीएम में। और अगर ऑडिट कमेटी होती नहीं तो फिर तो बीओडी सीधा ही नाम किस में रिकमेंड कर देगा, एजीएम में। Second, who will sign audit report in case of a proprietorship concern or the firm? देखो इंडिविजुअल ऑडिटर होता तो खुद, फर्म है तो एनी सीए पार्टनर। हाउ द क्वालिफिकेशन इन ऑडिट रिपोर्ट विल बी डेल्ट विद बाय द ऑडिटर एट एजीएम। भाई अगर ऑडिटर कहते हैं इसमें अपनी रिपोर्ट में क्वालिफिकेशंस, एडवर्स रिमार्क्स, कमेंट, समथिंग, ऑब्जर्वेशन दे रहा है, तो उस हिस्से को एजीएम में पढ़ा जाना चाहिए। 11, एक्सपर्ट की कंसेंट प्रोस्पेक्टस में इंक्लूड करनी है, सेक्शन 388। मैंने आपको क्या सिखाया था, 387, 88, 89, 90 सबकी शुरुआत क्या है, नो पर्सन कैन इश्यू और सर्कुलेट प्रोस्पेक्टस इन इंडिया इन रिलेशन टू सिक्योरिटीज ऑफ अ कंपनी। कौन सी कंपनी, फॉरेन कंपनी, इनकॉर्पोरेटेड, टू बी इनकॉर्पोरेटेड, वेदर और नॉट हैविंग प्लेस ऑफ बिजनेस इन इंडिया अनलेस। 387 क्या कहता है, मैं देखो आगे का भी क्वेश्चन मिक्स करके सॉल्व कर रहा हूँ, प्रोस्पेक्टस डेटेड एंड साइंड होना चाहिए। 388 क्या कह रहा है, अगर एक्सपर्ट की कंसेंट है, मतलब एक्सपर्ट का स्टेटमेंट है तो उसकी कंसेंट से आएगा, और उसने उस कंसेंट को विड्रॉ नहीं किया हो। 389 क्या कह रहा है, प्रोस्पेक्टस की कॉपी किसको देनी है, आरओसी को। अब 387 और 89 का आंसर मिक्स करके लिखना है, क्योंकि आप आइडेंटिफाई कर नहीं पाओगे। तो उसके अंदर हमें क्या कहते हैं इसमें करना है, उस प्रोस्पेक्टस के साथ हम कुछ डिटेल देंगे, जैसे कंपनी का कहते हैं सर्टिफिकेट ऑफ इनकॉर्पोरेशन है, वो एक्ट या फिर कहते हैं इसमें चार्टर जिससे वो कंपनी बनी, डेट ऑफ इनकॉर्पोरेशन, कंट्री ऑफ इनकॉर्पोरेशन, ये सब अपन और लगा देंगे।
तो ये तो 388 हो गया एक्सपर्ट की कंसेंट, ये अगला हो जाएगा देखो पढ़ के 389। और इंडिया में सिक्योरिटीज इश्यू करनी है तो उसके लिए कंपनी का कहते हैं इसमें 2 क्लॉज 42 वाली फॉरेन कंपनी होना जरूरी नहीं है, वो ओनली फॉरेन कंपनी है तो भी काम चलेगा। एलएलपी, पार्टनर्स में डिस्प्यूट हो गया, आउट ऑफ 2 पार्टनर्स आपस में झगड़ा हुआ, एक ने छोड़ दिया, अब अकेला पार्टनर बिजनेस चला रहा है। अब आप लॉ के एक्सपर्ट और आपको बताओ ये क्या एलएलपी सिंगल पार्टनर से चल सकती है और इसका वाइंडिंग अप कैसे होगा। देखो रिडक्शन हुआ, कब तक पूरा करना है, 6 मंथ्स। 6 मंथ्स के बाद इस बेसिस पे ट्रिब्यूनल क्या कर सकती है, एलएलपी का वाइंडिंग अप। और भी ग्राउंड क्या है, एलएलपी खुद जाके ट्रिब्यूनल से कहती है बंद कर दो, ट्रिब्यूनल कहती है वेलकम। एलएलपी कहते हैं इसमें अनेबल टू रीपे इट्स डेब्ट, पार्टनर 6 मंथ से ज्यादा 2 से कम रह गए, एलएलपी सॉवरेनिटी और इंटीग्रिटी ऑफ इंडिया के अगेंस्ट में कुछ कहते हैं इसमें कर रही है, या लास्ट 5 इयर्स से आपने स्टेटमेंट ऑफ अकाउंट्स ऑफ सॉल्वेंसी और एनुअल रिटर्न फाइल नहीं किया, अदर जस्ट एंड इक्विटेबल ग्राउंड्स। तो ये सारे के सारे ग्राउंड आ गए। फिर विसल ब्लोअर, एलएलपी का पार्टनर एम्प्लॉय कहते हैं इसमें गिल्टी है, कोई ऑफेंस एलएलपी में हुआ उसका, पर उसके मन में पश्चाताप हो रहा है, अरे मैंने ये क्या कर दिया, या डर लग रहा है बड़ी मसली बच जाएगी, मैं फंस जाऊंगा। अब कोई अथॉरिटी आई इन्वेस्टिगेशन करने के लिए, उसने भांडा फोड़ दिया, सारी इंफॉर्मेशन दे दी, या उसकी इंफॉर्मेशन से एलएलपी के वो पार्टनर्स एलएलपी और गिल्टी ठहराए गए, तो वो पर्सन कौन है, विसल ब्लोअर। अब एलएलपी उसके अगेंस्ट में कोई नेगेटिव एक्शन नहीं ले सकती, मतलब उसको डिमोट करना, सस्पेंड करना, अरेस्ट करना, थ्रेटन करना, ऐसा कुछ नहीं। कॉन्सिक्वेंसेस फॉर मेकिंग फॉल्स स्टेटमेंट इन रिटर्न स्टेटमेंट, सेक्शन 37, ये तो वैसे भी काम की पेनल्टी होती है। तो जो भी पर्सन फॉल्स स्टेटमेंट दे रहा है, इम्प्रिजनमेंट अप टू 2 इयर्स एंड फाइन 1 लाख टू 5 लाख लग जाएगा। XYZ LLP रजिस्टर्ड हुई है, चलो अच्छी बात है, विद द नेम जो बाद में पता चला आइडेंटिकल एग्जिस्टिंग कंपनी के नेम से। सेक्शन 15(2) क्या कहता है, एलएलपी का नेम एग्जिस्टिंग कंपनी एलएलपी या रजिस्टर्ड ट्रेडमार्क के वायलेशन में नहीं होना चाहिए। तो ये कह रहा है कि प्रोविजन क्या है जब एलएलपी का नेम आइडेंटिकल हो, सिंपल सा लॉजिक है। अब सेक्शन 17 में पहुंच जाओ। 17 कहता है अगर आइडेंटिकल नेम है तो जिसका एक्चुअल नाम था वो पहले आपसे प्यार से कहेगा आप चेंज कर लो तो अच्छी बात है, नहीं तो वो किसके पास पहुंच जाएगा, सीजी के पास। पता नहीं इसने रजिस्ट्रार वर्ड क्यों दिया है, पर खैर सीजी कहते हैं इसमें ऑर्डर देगी, उसके 3 मंथ्स में आपको नेम चेंज करना है, और फिर कहते हैं 15 दिनों में किसको इंटीमेट करना है, आरओसी को। आरओसी पुराना नाम हटा के नया नाम लिख देगी। मोहन रकूल कॉलेज फ्रेंड है, वो जॉन और कैट से मिले जो नॉन रेजिडेंट इंडियन है, उन्होंने एक एलएलपी बना ली, ठीक है, शुरुआत में पैसा लगा रहे हैं, चलो कोई बात नहीं। मोहन और रकूल तो कौन है, रेजिडेंट है, और जॉन और कैट कहते हैं इसमें कौन है, एनआरआईज है। अब एलएलपी अपॉइंट करना चाहती है जॉन और कैट को, डीपी नहीं, एक कौन चाहिए, रेजिडेंट चाहिए डीपी में से, तो ये गलत अपॉइंटमेंट है, ये दोनों ही नॉन रेजिडेंट थे। बॉडी कॉर्पोरेट को डिफाइन करो, कोई से भी कहता है इसमें कंपनी, कोई से भी एलएलपी, चाहे वो इंडियन है, चाहे फॉरेन है, चाहे प्लेस ऑफ बिजनेस इंडिया में है या चाहे नहीं है, ठीक है। पर किसको इंक्लूड नहीं करते, कॉर्पोरेशन, सोल एंड कोऑपरेटिव सोसाइटी। देखो अब केस स्टडी है, केस स्टडी का अपना पहला बेसिक तो क्या है, सीधा इससे जाके सॉल्व करते हैं, नहीं तो पीछे पहुंच जाएंगे। What was the main purpose of scheme proposed between Greenfield LLP and Blue Wave LLP? इसने डिटेल नहीं दी पीछे पहुंच जाओ। देखो हुआ क्या है, इसको पढ़ना ही पड़ेगा।
ग्रीनफील्ड एलएलपी, ब्लू वेव एलएलपी, वो टू थ्राइविंग बिजनेस ऑपरेटिंग इन रिन्यूएबल एनर्जी सेक्टर। चलो ठीक है ठीक है ठीक है ठीक है। मेन शुरुआत ये है, वो एक सिंगल एंटिटी में मर्ज होना चाहती है, दो एलएलपी आपस में मर्ज हो सकती है। मैनेजमेंट ऑफ कंपनी ने क्या किया है, प्रपोज अ स्कीम ऑफ कॉम्प्रोमाइज एंड अरेंजमेंट, ठीक है। दे अप्रोच द ट्रिब्यूनल टू सैंक्शन दिस स्कीम which involve transferring of all assets, liabilities, ongoing legal proceeding of both। खैर ये तो होना ही है। Tribunal reviewed the proposal and found that the merger scheme was designed for the reconstruction and amalgamation. The tribunal issued an order under section 62 sanctioning the scheme and setting fourth level provision to ensure a smooth transaction। चलो पहला एसेट्स ट्रांसफर हो जाएगी, लीगल प्रोसीडिंग ट्रांसफर हो जाएगी, एक डिसॉल्व, दोनों डिसॉल्व हो जाएगी क्योंकि अब नहीं बन रही है, कोई इश्यू नहीं। फ्यू पार्टनर्स ऑफ ग्रीनफील्ड कहते हैं इस मर्जर के फेवर में नहीं है, वो डिसेंटेड है। ट्रिब्यूनल ने कहा कि भाई इनके लिए स्पेसिफिक प्रोविजन, अरे पेमेंट कर दो। अब ये ऑर्डर देने के बाद दोनों एलएलपी ने एक सर्टिफाइड कॉपी कहते हैं रजिस्ट्रार को विदिन 30 डेज में फाइल कर दी। ड्यू टू सम एडमिनिस्ट्रेशन डिले फाइलिंग वाज नॉट कंप्लीटेड विदिन द स्टिपुलेटेड टाइम, तो पेनल्टी लगेगी नहीं फाइलिंग की। तो ये कह रहा है व्हाट वाज द मेन पर्पस ऑफ द स्कीम प्रपोज्ड बिटवीन ग्रीनफील्ड एलएलपी एंड ब्लू वेव एलएलपी। डिसॉल्व दोनों एलएलपी, ट्रांसफर ऑल एसेट्स टू अ थर्ड पार्टी, लिक्विडेट द कंपनीज, ये reconstruction and amalgamation of LLP। C, what authority does the tribunal well have it sanction a compromise or arrangement under section 60। 61 क्या कहता है, ट्रिब्यूनल उसको सुपरवाइज कर सकती है, मॉडिफाई कर सकती है, और अगर काम नहीं हुआ तो वाइंडिंग अप का भी ऑर्डर दे सकती है। C, what penalty applies if LLP fails to comply with the 30 days filing requirement। वो रजिस्ट्रार को फाइल नहीं की, ये 10,000 का फाइन कहते हैं इसमें लग सकता है, और वैसे ही और तो कोई फाइन है भी नहीं दिया हुआ। चलो इसमें भी देखते हैं सीधे वाले से काम होता है क्या। Whether Manoj could be considered as resident or not as per the LLP Act 2008। मनोज सीधा टारगेट किया ना, तो मनोज को लेते हैं। मनोज ने ज्वाइन किया है 25 जन 2023। मनोज इंडिया से बाहर कब था, 1 सितंबर 21 से 23 दिसंबर 22। तो मतलब उसके बाद वो इंडिया में आ गया, इसने ज्वाइन किया था थोड़ा लेट किया, चलो उससे तो कोई इश्यू नहीं बनता, ठीक है। मनोज ने कहा कि सर मैं क्या करूंगा, एलएलपी को ही, ये मनोज के लिए आ रहा है, मैं एलएलपी को ज्वाइन कर रहा हूं, कैपिटल के नाम पर 5 लाख दे दूंगा और साथ में अपना ऑफिस प्रीमाइस भी दे दूंगा। तो अपन एलएलपी में मनी भी दे सकते हैं, प्रॉपर्टी भी दे सकते हैं। ऑफिस प्रीमाइस उसने 5 साल पहले खरीदा जब 25,50,000 का था, लेकिन अभी मार्केट रेट कितनी होगी, 32,25,000। तो मतलब मनोज कितना दे रहा है, 5 लाख प्लस 32,25,000, मतलब 37,25,000, ठीक है। उसने दे दिया ऑफिस समथिंग। अब मनोज इंडिया में कब से, अपना 24 दिसंबर 22 से, और एलएलपी ज्वाइन कितने इसमें कब कर रहा है वो, 25 जन 23 से, कोई बात नहीं। Whether Manoj could be considered as resident or not as per LLP Act। भाई LLP Act में कितने दिन रहना चाहिए, 120 days during the financial year। Manoj was out of India 1 September 21 से 23 दिसंबर 22। हाँ तो ड्यूरिंग द करंट फाइनेंशियल ईयर, बाकी टाइम तो इंडिया में हो गया ना, तो पर यार फिर भी डाउट इसके अंदर मेरे को।
25 जनवरी 23, ये ला क्या रहा है ऑप्शन? Manoj could not be considered resident in India as he was not 182 days तो नहीं है. Manoj could not be considered resident in India as he was not in India for 120 days in preceding 1 year. Preceding 1 year हट गया during the CA. Manoj could not be considered वो 182 नहीं. Manoj will be considered as resident in India as he was in India 120 days during the financial year 21-22. पता नहीं, मैं इससे एग्री तो नहीं क्योंकि मेरे को गड़बड़ लग रहा है. 21-22 में तो ये इंडिया में था ही नहीं, इंडिया से बाहर था. खैर, मनोज ने कितना कैपिटल कंट्रीब्यूशन दिया ये तो हम कैलकुलेट कर चुके हैं, 37,25,000. मनोज विल बी लायबल टू कंट्रीब्यूट 5 लाख आफ्टर डिसोल्यूशन ऑफ फर्म. बिल्कुल, एलएलपी एग्रीमेंट में उसने देने की बात की तो देना पड़ेगा, डिसोल्यूशन से फर्क नहीं पड़ता है. एक और क्वेश्चन करते हैं. वेदर कृतिकेन इलेक्ट्रॉनिक प्राइवेट लिमिटेड कुड बी पार्टनर इन मेसर्स आरएन एलएलपी. बिल्कुल, बॉडी कॉर्पोरेट है तो हो सकती है. सेकंड लेते हैं. फॉलोइंग द प्रोविजंस ऑफ LLP Act read with GC Act, what should be the last date to inform the registrar about the admission of Miss Sanaya? 30 दिन में बताना है. अब बस वो 30 दिन का हिसाब देख लेते हैं पूरा हो रहा है या नहीं हो रहा. और GC Act मिक्स किया तो पहला वाला दिन काउंट नहीं करेंगे. मिस सनाया was admitted as a new partner in the firm on 17 Jan 24. फर्म ने इंटीमेट किया है 31 Jan 24. ठीक है. कब किया था ज्वाइन इसने, एक सेकंड देख लेते हैं. 17 Jan 24. 17 को उड़ा देते हैं, 14 + 16, 16 फरवरी हो गया ना आंसर. 16 Feb. सेकंड का बी दिया, हाँ सेकंड का बी है तो 16 Feb. पहला वाला दिन काउंट नहीं करना क्योंकि इन्होंने जी से मिक्स कर दिया. What would be the status of Miss Sanaya in the firm Messrs RN and RN LLP after the accident? देखो वो अनसाउंड माइंड हो गई एक्सीडेंट के बाद, तब वो पार्टनर नहीं रहेगी. ओ गजब. मतलब देखो अपन जब जानते ना तो वहां पर देखते हैं उसने लिखा हुआ है ही शैल बी, वो अनसाउंड माइंड जिस दिन से वो पार्टनर नहीं रहेगा. पर अपन जीसी लगाए तो मस्कुलिन जेंडर किसको इंक्लूड करता है, फीमेल जेंडर को. तो अब ये इसमें पार्टनर नहीं रहेगी, वो जीसी का मिक्सअप किया है. फिर एक एलएलपी बनी है 15 अप्रैल 2020. इसमें क्या है क्वेश्चन देखते हैं. When the registrar director Vidya Mastermind LLP to change its name, by which date should have changed name? 3 महीने. डेट ऑफ इश्यू से थोड़ी ना होगा, रिसीविंग से होगा. पहले का बी दिया है क्या, पहले का ए. पर यार मेरे को एक समझ में नहीं आता, रजिस्ट्रार कब से डायरेक्शन देने लग गया. सीजी देता है, फ्रॉम द इश्यू ऑफ डायरेक्शन आता है. फिर तो क्या ए है. अरे भाई आपको नेम चेंज करने का ऑर्डर दिया सेक्शन 17 में, तो वो ऑर्डर तो सीजी देती है. वहां से जिस दिन ऑर्डर आपको दिया उसके 3 मंथ्स में आपको चेंज करना है नेम, और वो इश्यू ऑफ डायरेक्शन है. वो तो ठीक था. रजिस्ट्रार का पता नहीं क्यों ले आए. क्या विष्णु वाज अपॉइंटेड एज डीपी on 25 July 23. By what time limit LLP should have informed registrar? 30 days. Whether Mr. Vasuki will be liable for penalty for not intimating the registrar about the appointment of Mr. Vishnu as DP. देखो, रजिस्ट्रार को बताना मतलब लीगल कॉम्प्लायंस. लीगल कॉम्प्लायंस कौन पूरा करता है, कहते हैं इसमें डीपी. अब डीपी हुआ तो बताना पड़ेगा. डीपी किसको बनाया, मिस्टर विष्णु डीपी है. एक और डीपी कौन है, और मिस्टर वासुकी अब रहा नहीं. पहले डीपी कौन था,
2 डिग्री चाहिए ना यार। सागर और मंथन कहते हैं इसमें डीपी है। वासुकी क्या अब इसमें पार्टनर नहीं रहा, तो फॉर्मर पार्टनर तो क्या लायबल होता है। देखो ये केस स्टडी से मैं थोड़ा एग्री नहीं हूँ। ये कह रहा है नया पार्टनर एलएलपी में लेना है, ठीक है, बाकी दोनों पार्टनर्स की कंसेंट आपको कहते हैं इसमें चाहिए, ये तो सही है। पर ये कह रहा है कि एलएलपी अपनी एजीएम कब तक बुलाएगी, अब एलएलपी कब से एजीएम बुलाने लग गई। पर खैर अब एजीएम बुलानी द एंड ऑफ फाइनेंशियल ईयर पर 6 मंथ्स बाय 30 सितंबर 24 COD 1 हाँ जीसी। देखो यहां पर ये कह रहा है बीओडी ने क्या किया है कि रेजोल्यूशन पास करके ऑथराइजेशन दी मिस्टर शरद को टू अपॉइंट 2 एम्प्लॉयज फॉर द प्रोक्योरमेंट डिपार्टमेंट। मतलब अपॉइंट कौन कर रहा है, शरद। शरद ने सुरेश और हेमंत को सेलेक्ट कर दिया। 1 मंथ के बाद मिस्टर शरद ने देखा कि ये नालायक काम नहीं कर रहे, तो इसने इन दोनों एम्प्लॉयज को कहते हैं बाहर निकाल दिया। सुरेश कहता है भाई तूने अपॉइंट किया, रिमूव कैसे कर रहा है। अब सेक्शन 16 जीसी अपॉइंट करने के राइट में रिमूव करने का राइट इंक्लूड होता है। मिस्टर एम इश्यूड अ चेक ऑफ ₹3 लाख डेटेड दिस, ओके जीसी में, तो मतलब ये तो सेक्शन 9 बनेगा। फिर एन प्रेजेंटेड द अबव चेक ऑन 31/3/24, चेक को डिसऑनर कर दिया गया और कहा गया 3 मंथ्स में चेक नहीं लगा। तो देखो सबसे पहला ये फर्स्ट डेट तो काउंट करनी नहीं, तो 3 मंथ्स कहां से काउंट होंगे, कहते हैं इसमें फर्स्ट कहते हैं इसमें Jan 24 से, और 3 मंथ्स पूरे कब होंगे 31 मार्च 24, तो 3 मंथ्स खत्म नहीं हुए थे। देखो एक दिन का फर्क इस तरीके से काम आता है। तो जो डिसऑनरिंग किया जा रहा है चेक को वैलिड नहीं है। जेंडर और नंबर, मस्कुलिन जेंडर फीमेल जेंडर को इंक्लूड करेगा, नंबर सिंगुलर प्लूरल को, प्लूरल सिंगुलर को, जब तक डिफरेंट इंटेंशन नजर नहीं है इंक्लूड होता है। छगनलाल एक इंपोर्टर है, उसने एक न्यू इनेक्टमेंट पास हुआ जिसने ड्यूटी लगा दी 15% की, ओके कोई बात नहीं। इसने 100 बोतल इंपोर्ट की परफ्यूम की, हर एक $50 की है। अब $50 15% आपको कहते हैं इसमें देना है, ठीक है। तो पहले 100 बोतल, 100 गुणा 50, तो मतलब 5000, 5000 गुणा 15, तो $750 आपको पेनल्टी देनी पड़ेगी। रचित परचेज अ न्यू हाउस एंड आफ्टर सम टाइम उसमें शिफ्ट हो गया, वो रेगुलरली इनकम टैक्स रिटर्न फाइल कर रहा है पर उसने अपना एड्रेस अपडेट नहीं किया। इनकम टैक्स ने उसको शो कॉज नोटिस कहते हैं इसमें भेजा, कौन से वाले एड्रेस पे, पुराने पे, 15 दिन के टाइम के साथ। नोटिस प्रॉपर्ली सेंड हुआ रजिस्टर्ड पोस्ट से उसके एड्रेस से। नोटिस उसके ओल्ड हाउस पे पहुंचा, प्रेजेंट ओनर ने कहते हैं उसको लेने से मना कर दिया। इनकम टैक्स डिपार्टमेंट ने पेनल एक्शन लगा दिया रचित पे। रचित कह रहा है सर मेरे को तो कोई नोटिस भेजा नहीं। अरे वाह, एड्रेस तूने चेंज किया, बताया तूने नहीं, तो इसमें गलती इनकम टैक्स वालों की कैसे होगी। तो नोटिस प्रॉपर्ली सर्व हुआ है या नहीं हुआ है, बिल्कुल प्रॉपर सर्व हुआ है, क्योंकि उन्होंने कहते हैं इसमें जो एड्रेस उनके पास था उस पर भेजा है। ये आपको भी ध्यान रखना चाहिए रियल लाइफ के लिए। फिर एप्लीकेबल प्रोविजंस बताओ, रूल्स और बायलॉज जो आफ्टर प्रीवियस पब्लिकेशन बताने हैं। देखो सबसे पहला ड्राफ्ट पब्लिश करो, मैनर या तो अथॉरिटी जो पब्लिश करी है गवर्नमेंट वाला। एक नोटिस बताओ जिसमें डेट गिवन होगी कि ड्राफ्ट कब से एप्लीकेबल होगा। दूसरी अथॉरिटी के ऑब्जेक्शन सजेशन सुन लो और उसके बाद उसे नोटिफाइड कर दो ऑफिशियल गजेट में, तो इस बात का कॉन्क्लूसिव एविडेंस होता है कि सारी फॉर्मेलिटी पूरी हो गई। अब केस सिनेरियो है, चलो
whether Mr. Raghuram Meena is correct in his claim whether he may claim the income of temple. ओहो, ये तो पढ़नी पड़ेगी। टैग इंस्पायरेशन प्राइवेट लिमिटेड इस दिन बनी, मेन ऑब्जेक्ट कंपनी कहते हैं इसमें, गाइडेंस क्लास फॉर इन स्प्रिंग, ठीक है, दे ओपन अ कोचिंग सेंटर, the premise was owned by company, the company also made an employee appointment committee for the systematic, ठीक है, clerical staff है, for the purpose of expansion of business company decide to open a branch, यहाँ से देखते हैं, at nearby city of Agra, after the due research company decided to open the branch at city Bharatpur, जो just 50 kilometers far from Agra. Company approached Mr. Raghuram Meena, owner of land at Bharatpur, suitable for the company. Mr. Raghuram Meena lease his land for 10 years to company. मतलब Mr. Raghuram Meena landlord है और वो company tenant है. The land had a small temple of Lord Ganpati at its center. Company constructed the classroom on the land and many students joins the coaching classes. ठीक है. Temple generated some income in the form of चढ़ावा, donation आती है. Raghuram Meena claimed the income of temple with the contention that he had leased the land but not the temple. भाई मैंने तो जमीन दी है, टेंपल थोड़ी दी है. Further, one more problem arose in the company. Employee appointment committee found that one of the faculty, Mr. Nitesh Gupta, was not performing well. वो ड्यूटी जस्टिफाई नहीं कर रहा, तो कमेटी ने उसको टर्मिनेट कर दिया और उसको नोटिस भेजा उसके एड्रेस पर, ठीक है. उसने नोटिस एक्सेप्ट नहीं किया, तो इसकी गलती है. वो कह रहा है सर आप मुझे टर्मिनेट कहते हैं, इसमें नहीं कर सकते, आप केवल अपॉइंट कर रहे हो. अरे अपॉइंट करने की पावर में टर्मिनेट करने की पावर इंक्लूड है. नितेश गुप्ता रिफ्यूज टू एक्सेप्ट द नोटिस ऑफ टर्मिनेशन कि सर ये इसको प्रॉपर्ली सर्व नहीं हुआ, पता चले एड्रेस पे भेज दिया, और क्या करते हैं सामने वाला. तो कितने क्वेश्चन दिए इन्होंने? 3. ठीक है. पहला कह रहा है वेदर मिस्टर रघुराम मीना इज करेक्ट इन हिज क्लेम वेदर ही कैन क्लेम द इनकम ऑफ टेंपल. उसने प्रॉपर्टी लीज कर दी. अब प्रॉपर्टी के साथ कहते हैं इसमें जो टेंपल है वो भी लीज माना जाएगा, और टेंपल से जो इनकम होगी उस प्रॉपर्टी से मिलने वाला बेनिफिट है. तो आंसर क्या है? नो. क्यों नहीं? इमूवेबल प्रॉपर्टी किसको इंक्लूड करी है? लैंड, बेनिफिट्स टू अराइज आउट ऑफ लैंड, थिंग्स अटैच्ड टू अर्थ, और परमानेंटली कहते हैं फास्टन टू एनीथिंग अटैच्ड टू अर्थ. तो बेनिफिट अटैच्ड टू लैंड एंड इनकम फ्रॉम टेंपल विल बी किसके जाएंगे? कंपनी के. देखो जीसी थोड़ा अच्छे लेवल पे भी आ सकता है. एम्प्लॉय अपॉइंटमेंट कमेटी में टर्मिनेट मिस्टर नितेश गुप्ता इवन द अथॉरिटी लेटर गिवन टू एम्प्लॉय अपॉइंटमेंट कमेटी हैज नो स्पेसिफिक लॉज. बिल्कुल कर सकती है. पावर टू अपॉइंट डीम्ड टू इंक्लूड पावर टू रिमूव डिसमिस आल्सो. Whether refusal to accept notice sent by Mr. Nitesh Gupta would be termed as not serving? No. सामने वाला नहीं ले रहा, उसकी गलती है, भेजने वाले की कोई गलती नहीं है. एक और केस स्टडी है, इसमें भी देखो सीधे से काम हो रहा है क्या. What 3 condition must be fulfilled to serve notice by post to be deemed effective? नोटिस क्या होना चाहिए? प्रॉपर्ली एड्रेस, सेंड बाय रजिस्टर्ड पोस्ट एंड प्रीपेमेंट ऑफ स्टैम्प ड्यूटी. प्रॉपर्ली एड्रेस सब में दे दिया, प्रीपेड सब में दे दिया, बस बताइए आंसर. यूनाइटेड कमर्शियल बैंक वर्सेस बीम्स एंड मक्कीजा. व्हाई वाज द प्रिजम्पशन ऑफ सर्विस अंडर रजिस्टर्ड पोस्ट फाउंड टू बी इनसफिशिएंट? भाई जब एक्ट में लिखा हुआ है रजिस्टर्ड पोस्ट एक्नॉलेजमेंट ड्यू, और आपने केवल किससे भेजा? रजिस्टर्ड पोस्ट से, तो आंसर इसका भी बी. जगदीश सिंह वर्सेस नथु सिंह कहते हैं, इसमें क्या कहता है? भाई टेनेंट ने अगर कहते हैं लेने से मना कर दिया, गलती टेनेंट की है, लैंडलॉर्ड की कोई गलती नहीं है. नोटिस रजिस्टर्ड पोस्ट से भेजा, सामने वाले ने लिया नहीं, तो हम क्या करें? इंटरप्रिटेशन. इंटरप्रिटेशन और कंस्ट्रक्शन में देखो क्या कहते हैं, इसमें डिफरेंस है. लॉ जैसी थी उसी को फॉलो करना है, इंटरप्रिटेशन. लॉ में कुछ प्रॉब्लम है, जज साहब को अपना दिमाग लगाना है, कंस्ट्रक्शन. ये तो सिंपल मीनिंग है. भाई देखो जब अपन लेजिस्लेटर का केवल मीनिंग कहते हैं इसमें फॉलो कर रहे हैं किसी भी सेंस में, जब हम प्लेन वर्डिंग ऑफ वर्ड्स को फॉलो कर रहे हैं, ये है इंटरप्रिटेशन. लेकिन वर्डिंग प्लेन नहीं है, जज साहब को अपना दिमाग लगाना पड़ रहा है कि ये सिचुएशन आपके सामने वाले कहते हैं इसमें केस लॉ को कवर कर रही है नहीं. मतलब वर्डिंग जो है वो
केस लॉ जो आपके सामने आगे उसको कवर कर रही है नहीं, उसको हम क्या बोल रहे हैं, कंस्ट्रक्शन। जनरल या स्पेस लिए बस नॉन डेरोगेंट। देखो जब अपन हार्मोनियस रूल पढ़ते हैं तो उसमें क्या दो चीजें थी अपनी, पहला हार्मोनी किसके बीच में बनानी थी, लेजिस्लेचर के ऑब्जेक्ट वर्सेस लेजिस्लेचर की वर्डिंग, तो वर्डिंग को ऑब्जेक्ट के अकॉर्डिंग पढ़ना है। दूसरा, दो प्रोविजन में कॉन्फ्लिक्ट है तो ऐसा इंटरप्रिटेशन करो जिससे कॉन्फ्लिक्ट दूर हो जाए, तो एक प्रोविजन को दूसरे के साथ पढ़ना है। बट स्पेशल टर्म किसको ओवरराइड करती है, जनरल टर्म को। तो देखो क्या लिखा हुआ है, जनरलिया स्पेसलियबस नॉन डेरोगेंट। जनरल टर्म्स स्पेशल टर्म्स को क्या नहीं करेगी, नॉट ओवरराइड। तो बिल्कुल सही बात है, स्पेशल टर्म किसको ओवरराइड करती है, जनरल को, ना कि जनरल टर्म। फिर इमेजिन यू आर ए लीगल एडवाइजर फॉर अ कंपनी ड्राफ्टिंग अ न्यू कॉन्ट्रैक्ट, वन ऑफ द क्लॉज इन द कॉन्ट्रैक्ट states notwithstanding anything contained in any other provision of this agreement। तो मतलब notwithstanding non obstant clause है, ये superior हो जाएगा। The company reserves the right to terminate the agreement without notice if there is a breach of confidentiality by the employee। Management of the company, the meaning of non obstant clause in legal document। भाई अपने वो तीन नए वर्डिंग आए थे, सब्जेक्ट टू, नॉटविथस्टैंडिंग एंड विदाउट प्रीजुडाइस। तो नॉटविथस्टैंडिंग का मतलब कहते हैं इसमें क्या है, कौन सा क्लॉज है, नॉन ऑब्स्टेंट क्लॉज। तो नॉन ऑब्स्टेंट क्लॉज प्लेज अ क्रूशियल रोल इन लीगल ड्राफ्टिंग बाय एंश्योरिंग दैट स्पेसिफाइड प्रोविजन प्रिवेल्स ओवर कॉन्फ्लिक्टिंग प्रोविजन। तो मतलब जिसने अपने आप को नॉटविथस्टैंडिंग बोला है वो सुपीरियर हो जाएगा किससे, दूसरे कॉन्फ्लिक्टिंग प्रोविजन से। भारी क्वेश्चन था। FEMA, L was employed as a fashion designer in Elegant Textile Limited, a public limited company in Gurugram। ठीक है। He had efficiently provided his services for 183 days during the said period। First 424 as the HRD offered him a better opportunity in Paris। Okay। तो सेकेंड 424 को एम ने इंडिया छोड़ दिया एम्प्लॉयमेंट के लिए। कौन बन गया ये सेकंड, सॉरी सेकंड 4 को गया ना, तो थर्ड 424 से क्या हो गया, PROI। फिर ये वापस इंडिया आया 3424 को फैमिली फंक्शन के लिए। देखो PROI बन गया और वापस किसके लिए आया, तीन पर्पस के लिए नहीं आया भाई, एम्प्लॉयमेंट, बिजनेस, वोकेशन, अनसर्टेन पीरियड के लिए थोड़ी ना है। तो स्टिल कौन है, PROI। तो अभी इसका स्टेटस पूछ रहा है, जब वो फैमिली फंक्शन के लिए आया PROI है, अगर वो वैकेशंस की जगह वो एम्प्लॉयमेंट इंडियन कंपनी के लिए आ जाता है तो PRII बन जाएगा। नॉन इंडिविजुअल शेड्यूल 3 में करंट अकाउंट ट्रांजैक्शन के लिए पैसा चाहते हैं। कमीशन टू एजेंट अब्रॉड फॉर सेल ऑफ रेजिडेंशियल फ्लैट और कमर्शियल कहते हैं प्लॉट, कितनी, $25,000 वर्सेस 5% ऑफ इनवर्ड रेमिटेंस व्हिच एवरेज हायर। उसको अमाउंट एक्सीड कर रहा है तो RBI की अप्रूवल। फिर कंसल्टेंसी सर्विसेज प्रॉफिट फ्रॉम आउटसाइड कहते हैं इसमें इंडिया। अब कंसल्टेंसी इंफ्रा प्रोजेक्ट था तो $1 करोड़, नॉन इंफ्रा प्रोजेक्ट है तो $10 लाख, उसके ऊपर RBI की अप्रूवल। रेमिटेंस बाय वे ऑफ रीइंबर्समेंट ऑफ प्री इनकॉर्पोरेशन एक्सपेंसेस, तो प्री इनकॉर्पोरेशन एक्सपेंसेस में कितना, 1% वर्सेस नहीं, वो 3% वर्सेस कहते हैं इसमें 5% ऑफ इन्वेस्टमेंट ब्रॉड वर्सेस 1 लाख यूएस कहते हैं इसमें डॉलर, विच एवर इज कहते हैं इसमें हायर। वो 1-3 तो मेरे को कहते हैं इसमें दूसरा डेटा याद आ गया। मिस्टर अर्जुन एक इंडियन रेजिडेंट है वर्किंग अब्रॉड फॉर पास्ट 10 इयर्स। उसने वहां पे फॉरेन करेंसी कहते हैं एक्वायर की, वहां पे इन्वेस्टमेंट कर दिया। फिर उसको एक प्रॉपर्टी कहते हैं अपने लेट ग्रैंडफादर से मिली, वो NRI थे, चलो कोई बात नहीं। फिर मिस्टर अर्जुन क्या करना चाहता है, वो बाहर वाली प्रॉपर्टी स्टिल होल्ड करना चाहता है। देखो सिंपल सा लॉजिक है, AP सर्कुलर 90 का तड़का लगाएंगे तब तो सीधा आंसर है, बाहर कमाया बाहर रख ले भाई। अब चाहे तू कहते हैं PRII बन गया, कोई दिक्कत नहीं, क्योंकि कोई फॉरेन एक्सचेंज हुआ नहीं। पर सेक्शन कहते हैं इसमें 4 क्या कहता है, बाहर आप रख नहीं सकते, इंडिया में लाओ। सेक्शन 6 क्लॉज 4 क्या कहता है, अगर कोई कहते हैं इसमें PRII
किसी इनहेरिटेंस में कोई प्रॉपर्टी और कहते हैं इसमें रखता है तो आज भी उसको बाहर रख सकता है। तो देखो कई सारे प्रोविजन लग रहे हैं, 6 क्लॉज 4 लग रहा है, एपी सर्कुलर 90 का तड़का भी कहते हैं इसमें लग रहा है। तो फॉरेन करेंसी अकाउंट आज भी मेंटेन कर सकता है, कोई दिक्कत नहीं, और उससे जो इनकम एंड इन्वेस्टमेंट होगी उसको भी रख सकता है। फॉरेन एक्सचेंज एंड इनकम ये तो खैर मैंने बता ही दिया। प्रभा एक क्लासिकल डांसर है भारतनाट्यम की, वो यूएस से जा रही है फॉर परफॉर्मेंस, उसके लिए फॉरेन एक्सचेंज से ड्रॉवल ऑफ यूएस डॉलर 50,000, मिनिस्ट्री ऑफ एचआरडी की अप्रूवल। भाई कल्चरल टूर हो गया ना। रोहन शर्मा एक इंटरनेशनल क्रिकेट प्लेयर है, उसने क्रिकेट एकेडमी चालू की है, रोहित शर्मा की जगह रोहन शर्मा ले आया। ये कोचिंग एकेडमी एक प्राइवेट कहते हैं इसमें कोचिंग क्लब है जो कोचिंग फॉर क्रिकेट देती है। फिर इस कोचिंग एकेडमी की एक टीम भी है जो इंडिया और बाहर क्रिकेट में पार्टिसिपेट करती है। चलो अच्छी बात है। एक बार ये मेलबोर्न क्रिकेट एकेडमी में खेलने गई, ठीक है, और इसके लिए इसको 2 लाख यूएस डॉलर चाहिए। कोई बात नहीं भाई, आप कहते हैं बाहर जा रहे हो, कहते हैं इसमें बाहर आपको कहते हैं इसमें पैसा चाहिए तो पैसा ले लो। 1 लाख यूएस डॉलर तक तो कोई दिक्कत नहीं थी, ये उसके ऊपर ले रही है, जीतती थोड़ी ना। अच्छा ठीक है ठीक है, ये कह रहा है कि पैसा चाहिए नहीं, इसको 2 लाख डॉलर कहते हैं वापस इंडिया में लेना चाहती है क्योंकि इसने जो क्रिकेट इवेंट कमाई करवाई है उसके बदले में इनकम है। तो 1 लाख यूएस डॉलर तक तो जरूरत ही नहीं थी, उसके ऊपर है और आप नेशनल लेवल के प्लेयर और तो हो नहीं, तो आपको क्या लेनी होगी, अप्रूवल लेनी पड़ेगी। तो 1 लाख यूएस डॉलर तक तो कोई दिक्कत ही नहीं है, पर उसके ऊपर फिर आपको मिनिस्ट्री ऑफ एचआरडी की क्या लेनी है, अप्रूवल। यूनिवर्सिटी ऑफ ऑक्सफोर्ड इज वन ऑफ द लीडिंग इंस्टीट्यूट ऑफ यूके इन द मंथ ऑफ मई 24, वो एक कल्चरल इवेंट यूके में करा रहे हैं, तो उन्होंने कनिका त्रिपाठी को बुलाया, उसको यूएस डॉलर 75। अरे ये तो वही एचआरडी आ गया। एक केस स्टडी है, फिर ये अपना खत्म हो जाएगा पोर्शन। मिस्टर रजत कपूर, मिस्टर शुभम एंड पीटर, डायरेक्टर्स ऑफ दिस कंपनी। ये कंपनी प्राइवेट कंपनी है, इसका आरओ कहां पर है, बेंगलोर, और ये होली ओन्ड सब्सिडियरी दूसरी कंपनी यूएसए की, कोई दिक्कत नहीं। रजत एंड शुभम आर इंडियन रेजिडेंट और मिस्टर पीटर कहते हैं इसमें नॉन रेजिडेंट एंड स्टे इन यूएसए। मिस्टर पीटर इज आल्सो डायरेक्टर ऑफ दिस, एक बंदा दो का है, ये सब्सिडियरी है, वो इसकी होल्डिंग है। Rajat left India on 2nd November 21 for the purpose of looking after the business of this holding. तो 2nd नवंबर को गया, 3rd नवंबर से कहते हैं इसमें क्या हो गया, PROI। रजत वापस इंडिया में आया 12 Feb 22 to meet his family, still PROI, वापस इंडिया चला गया, ओ यूएसए चला गया। रजत अगेन visited 25th August 22 and stays in India for the whole year, फर्क नहीं पड़ता भाई, सिंपल सा लॉजिक है, ये कौन मर गया, PROI, बाद में जब तक उन 3 पर्पज के लिए नहीं आएगा स्टिल वो कौन होगा, PROI। ओमेक्स सॉफ्टवेयर प्राइवेट लिमिटेड ने कंसल्टेंसी सर्विस ली है सिचुएटेड इन यूएसए फॉर डेवलपमेंट ऑफ सॉफ्टवेयर, तो 10 लाख यूएस डॉलर तक तो कोई नहीं चाहिए क्योंकि इंफ्रा प्रोजेक्ट तो है नहीं। रजत ने परचेज किया रेजिडेंशियल प्रॉपर्टी इन यूएसए ऑन 27 अप्रैल 22, ले ले, कोई दिक्कत नहीं, PROI बाहर खरीद रहा में फर्क नहीं पड़ता। अब ये कह रहा है रजत का रेजिडेंशियल स्टेटस कहते हैं इसमें क्या है, देखो ये इंडिया छोड़ के इसके लिए गया है, कंपनी कितना ले सकती है, 10 लाख यूएस डॉलर, ये देखो 10 लाख बन गया, 1 2 3 4 5, ये तो कुछ गड़बड़ नहीं होगी, ये हो गया ए, सेकंड का ए दिया ना विदाउट आरबी अप्रूव, हाँ सेकंड का ए। फिर इसने जो प्रॉपर्टी कहते हैं इसमें खरीदी उसके रिगार्डिंग कोई दिक्कत है, देखो केयरफुली, रजत कौन है, PROI, इसने PROI रहते हुए वहां पे फॉरेन में प्रॉपर्टी खरीदी,
तो क्या ये करंट या कैपिटल अकाउंट ट्रांजैक्शन हुआ? नहीं। याद करो मैंने बेसिक क्या सिखाया था, करंट या कैपिटल अकाउंट ट्रांजैक्शन के लिए अपोजिट नेशन थ्योरी लगनी चाहिए। यहाँ अपोजिट नेशन थ्योरी नहीं लगी, ये पीआरओआई था उसने बाहर करी थी, तो ना तो ये करंट है ना ही कैपिटल है, तो आंसर हो गया सी। तो ये आपके एक साल के एक्स्ट्रा क्वेश्चन में सॉल्व करा चुका हूं, मेरे हिसाब से समझ आ गए होंगे, नहीं तो एक बार और वीडियो देख लेना। बाय बाय, बेस्ट ऑफ लक फॉर योर एग्जाम।